साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण सूत्र और समीकरण की, जहां से आपके एग्जाम में सर बार बार नहीं हर बार सवाल पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम में इस सेशन का पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि अगर आपने इस पूरे वीडियो और इसके पीडीएफ को पचा लिया तो यकीन मानिए कि आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर तो आउट ही है। क्योंकि इस सेशन के करने के बाद से आपको जो एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे वो ऐसा लगेगा कि गुरुजी ने हमें करवाया है। ध्यान देना, इसका जो पीडीएफ है जो आप सबों के लिए अति महत्वपूर्ण है वो कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहेंगे कि अगर आपका एग्जाम सर आगे है और एनसीईआरटी अभी तक नहीं करे हैं तो सर बिना किसी लाग लपेटा के एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जुड़िए और कंप्लीट 9th एंड 10th का जो चैप्टर है उसका लाइन वाला डिस्कशन कीजिए, अगर आप अपने लिए थोड़ा सा भी सीरियस है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके सॉल्यूशन के लिए मैं जो कल आपका साइंस जो मॉक टेस्ट आया ऑफिशियल उसका सॉल्यूशन कर रहा था, क्योंकि आप सबों को कराना था, और मैंने ये देखा, महसूस किया कि सर 80% सवाल क्लास 10th एनसीईआरटी से पूछे गए। तो ऐसे में मेरे मित्र कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी पे सीरियस नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। और आप सभी की सुविधा के लिए मैंने एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच केवल और केवल 199 में अवेलेबल करा दिया है। ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो ऑफर है ये 18 से 22 नवंबर तक आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी कि जो आपका कल है ये इस ऑफर का लास्ट डेट है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर कोई छात्र चाहते हैं कि सर हम एनसीईआरटी लाइन वाला एंड डिस्कशन के साथ आपका साइंस फाउंडेशन भी करें, तो आपके लिए मिशन 2025 बैच है, और ये बैच भी अभी 18 से लेकर के 22 नवंबर तक 299 में आप सबों के लिए उपलब्ध है। बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बैच को आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से इनरोल करना होगा, और ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या तो आप वहां से डाउनलोड कर लो या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका कंप्लीट केमिस्ट्री फार्मूला एंड इक्वेशन। कंप्लीट केमिस्ट्री फार्मूला एंड इक्वेशन। और ध्यान रखना, जो भी चीजें करेंगे वे सब के सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें आप कराओगे क्या? आइए जरा सा हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की दुनिया में। मेरे मित्र आप कहेंगे कि ये सब समीकरण तो आपने सर पहले भी कराया है, खास क्या है? खास ये है कि केवल आपको ये समीकरण नहीं समझना है, इस समीकरण के जो इंफॉर्मेशन है वो आपको माइंड में रखना है, और उसी से सवाल पूछे जाते हैं। पहला रिएक्शन बड़ा सरल है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2MgO बना रहा है। तो सर यहाँ पे जो MgO है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप याद रखेंगे, इसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब याद रखना आप सभी यहाँ पे कि ये रिएक्शन भले ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो इससे सवाल कैसे बनेंगे? सर इससे सवाल आपसे ये बनेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना, ये आपका कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। साथ में मेरे मित्र ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया है, यानी कि ये कंबसन रिएक्शन भी है। और सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में जलकर निम्न में से क्या देती है? आप सभी कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है, जो कि कैसा होता है? आप कहेंगे सर पाउडर जैसा मटेरियल होता है। कैसा होता है? पाउडर जैसा मटेरियल है, यानी कि पाउडर जैसा आपको मटेरियल प्राप्त होता है यौगिक के रूप में। अच्छा ये चीज आप सभी जान रहे होंगे कि तीर के इधर जो है अभिकारक, तीर के उधर जो है वो क्या है? प्रतिफल है, यानी कि आपका प्रोडक्ट है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि सवाल आपको दो टर्म में पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आप कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सर कहेंगे दहन अभिक्रिया। अगर दहन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं है, ऑक्सीकरण है, तो हम क्या कहेंगे? सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा, मैग्नीशियम रिबन जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर पाउडर जैसा मटेरियल, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। मामला क्लियर है? अब देखो बहुत ही सरल सा इक्वेशन, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, और हमारे बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं। तो चलिए परेशान नहीं होना है, जिंक का सिंबल तो आप सबों को याद होगा, बस याद रख लेना है कि सल्फेट क्या होता है? SO4 2-। तो ZnSO4 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जिंक सल्फेट हो जाएगा। मसला ये नहीं है यहाँ पे जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है। मसला ये है कि सर ये रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है?
मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो जिंक है ये धातु है, क्या है, धातु, और ये जो H2SO4 है ये क्या कहेंगे, आप कहेंगे अम्ल। और मेरे भाई आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रही है सर, एक गैस भी उत्पन्न कर रही है, जो कि कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तीर चिन्ह का ऊपर की ओर निशान किसको बताएगा, आप कहेंगे सर गैस के रिलीज को बताएगा, यानी कि यहाँ गैस उत्सर्जित हो रही है। तो मेरे भाई जिंक जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से आपका माइंड ये क्लिक कर जाना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या कि ये धातु है, ये अम्ल है, तो गुरुजी अभिक्रिया करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट का लवण और हाइड्रोजन गैस। तो सवालवा क्या पूछता है, सवालवा ये पूछता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस उत्पन्न करती है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और आप इस चीज को कंठाग्र ही कर लेंगे, अभी ये माइंड में छाप लो कि धातुआ जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मामला क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। देखो कि ये रिएक्शन बड़ा सिंपल है। आप कहोगे कि फिर सिंपल था तो यहाँ क्या जरूरत था देने का, कह दे दिए, हमारा भरमा रहे, भरमा नहीं रहे चला, भरमा नहीं रहे। ध्यान दो, यहाँ पे लोहा के 3 परमाणु, लोहा के 3 परमाणु आप सभी क्या देख रहे हैं कि गुरुजी लोहा के जो 3 परमाणु है वो हाइड्रोजन के सॉरी वाटर के 4 अणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। गौर से समझना इस बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2H2 होगा, ठीक है, मिट गया था ये देखो कि लोहा के 3 परमाणु, ये जो S लिखा हुआ है ये सॉलिड, यानी कि ठोस लोहा जब वाटर में डिसॉल्व होता है, यानी कि वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो कि H2O देखोगे दिमाग लगा लोगे कि हाँ हाँ ये तो जल है, जल है। अब ये कंसेप्ट माइंड में रहेगा और एग्जाम में क्या सवाल पूछ देगा कि लोहा के 3 परमाणु, लोहा के 3 परमाणु निम्न में से जल के किस अवस्था में अभिक्रिया कर Fe3O4 का निर्माण करते हैं। आप कहोगे जल के किस अवस्था में, एग्जामिनर पगला गया है का, जल तो तरल अवस्था में होगा, ले बलैया यहीं पे मामला फंस गया। यहां ध्यान देना कि एनसीईआरटी में यह बताया गया है कि लोहा के 3 परमाणु जो कि ठोस रूप में है वो जब वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे, वाटर के किस स्टेट, तो मेरे मित्र ये जो G है ये G4 गैस होता है, यानी कि लोहा के 3 परमाणु सर जो जल वाष्प है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा। और याद रखना कि इसी Fe3O4 को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम लोग आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो चलवा अगर पूछ ले ये बताओ कि आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे मास्टर तो हमको बतेबे नहीं किया था। जबकि सर Fe3O4 को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लोहा के 3 परमाणु जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्लियर है मामला। अब देखो कि गुरुजी ये काहे रिएक्शन लिख दिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जो है CH3OH बना लेगा, इसमें क्या बात है। मुख्य बात ये है कि मेरे मित्रों आप सभी ये ध्यान रखो कि ये जो है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, भैया कार्बन मोनोऑक्साइड केकरा से अभिक्रिया कर रहा है, सर ये केकरा साथ जुड़ रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अभी परिणय सूत्र में बंधने का समय चल रहा है, जल्दी से नौकरी लो तभी दिन देख पाएगा। बैंड बाजा बारात चलेगा, और जब तक नौकरी नहीं लेगो तो गुरुजी को बाराती कैसे ले जाओगे चला। अब बिना नौकरी के तो ब्याह मत करना, ठीक है। अब देखो ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड केकरा से कर रहा है सर शादी, हाइड्रोजन गैस के साथ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस और ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, गैस है। अब ध्यान दो कि जब ये अभिक्रिया कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, बंधन बना रहा है, तब ये क्या बना रहा है सर, ये बना लिया है CH3OH। क्या बना लिया है, CH3OH। अब ये क्या है ये देखो ये देखो कि OH लगा हुआ है इसमें, तो आप कहेंगे हाइड्रोक्सिल समूह, और ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। अब याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ फ्री में
ऐड होकर के सर मेथनॉल नहीं बना लेता है, तिलक को लेता है कितना, तो सर तिलक के रूप में यहाँ पे उत्प्रेरक काम कर, सॉरी आप कह सकते हो अभिक्रिया की स्थिति काम करती है। और 340 एटमॉस्फेरिक दाब, कितना दाब पर सर, 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ ब्याह करता है, तो तिलक कितना ले रहा है सर, 340 एटमॉस्फेरिक दाब एक तिलक चाहिए। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक दाब से ही नहीं सुनता है, नॉर्मल प्रेशर पे एक ब्याह नहीं करिएगा, इसको क्या चाहिए, ज्यादा दाब। उदाब कितना है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब मेरे मित्र कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर अभिक्रिया करता है, तो क्या बना लेता है, मेथेनॉल बना लेता है। मामला खत्म। सवाल पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ निम्न में से किस उपस्थिति में सर मेथेनॉल का निर्माण करता है। आप कहेंगे सर 340 एटमॉस्फेरिक दाब के परिस्थिति या स्थिति में ये मेथेनॉल का निर्माण करता है। अब ये कहोगे कि सर 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है ये, तो आप तो कहेंगे सर ये बात तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल जान रहा है सिला, बिल्कुल सब जान रहा है कि जैसे ही गुरुजी रिएक्शन में सनलाइट और क्लोरोफिल आएगा तो प्रकाश संश्लेषण है भैया। अब समझना ये है कि सर ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ना, ये क्या है, एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। और ध्यान रखना आप सभी कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो मेरे मित्र ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, तो क्या बनता है सर जी, ग्लूकोज बनता है, जो कि क्या है, मेन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट। तो क्या कहिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का अपचयन होता है, जबकि ये H2O का क्या होता है सर, ऑक्सीजन और वाटर में विखंडन होता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे H2O का गुरुजी ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और सॉरी यहाँ पे हम 6O2 लिखते, ये हम भूल कर दिए हैं, इसको हम अभी सुधार देंगे। चला ठीक है, इसको हम अभी सुधार देंगे। और आप सभी ध्यान रखना कि ये हमारा 6O2 होगा, 6O2 प्लस 6H2O। ये थोड़ा सा वहां पे 6CO2 मैंने लिख दिया था, तो परेशान नहीं होना। अब लो ये रिएक्शन सुधर गया, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं था, आप सभी को मालूम। तो मेरे मित्र यहाँ पे जल जो है वो विघटित होकर के क्या करता है, तो सर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण जल के ऑक्सीकरण से हो रहा है, और ग्लूकोज का निर्माण आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन रिडक्शन से हो रहा है। अगला मेरे मित्र देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में है, ये जब जल में मिलता है तब ये क्या बना लेता है, ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। मेरे मित्र कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बिना बूझा चुना। क्या कहते हैं, बिना बूझा चुना, बिना बूझा चुना। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। भैया याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना के नाम से भी जानते हैं, या इसको क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। याद रखना ये चीज, ठीक है, कि सर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी, और ये असल में है क्या भैया, आप कहेंगे गुरुजी ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि आप कहेंगे CaO यानी कि कली चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और उष्मा रिलीज करता है। मामला इतने से खत्म नहीं होगा, पूछ देगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो कि एक तो आपका ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे एनर्जी क्या होगा, उष्मा के रूप में रिलीज होगा। तो याद रखना कि अगर मेरे मित्र आपसे पूछ दिया जाए कि इसको हम साधारण रूप से चूना भी कहते हैं, चला चूना, घरों की पुताई में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुताई करते हैं, लेकिन जब चूना मार्केट से खरीद के लाते हैं पैकेट में, ओकरा क्या करते हैं, फाड़ के सर पानी में डुबो देते हैं, तब ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आप देखोगे कि जब चूना खरीद के लाए उसमें पानी मिला देते हो तो आपको थोड़ा सा गर्माहट फील होती है, और मेरे मित्र किसके वजह से, उष्मा रिलीज होने के वजह से। तो ये अभिक्रिया आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूंकि यहां पे उष्मा एक ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है, प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलती है, तो मेरे भैया इस रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी देखते हैं।
क्यों? क्योंकि सर संयोजन अभिक्रिया में तो केवल एक ही प्रतिफल बनना है और यहाँ पे एक प्रतिफल बन रहा है, बाद बाकी उष्मा तो ऊर्जा के रूप में रिलीज हो रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनना क्या है? संयोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों है। संयोजन इसलिए कि केवल एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना या स्लग्ड लाइम बन रहा है, जबकि सर उष्माक्षेपी इसलिए क्योंकि इसमें उष्मा भी रिलीज होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन से आप क्या करते हो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हो, तो विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। मेरे मित्र गौर से समझना हमारी बात को कि जब आप सर चूने का जो पानी है इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हो? प्रवाहित करते हो, तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि रूपाली ने चूने के पानी में मुंह से फूंकना शुरू किया और कुछ देर के बाद चूने का पानी का रंग दूधिया हो गया, निम्न में से किसके वजह से, किसके उपस्थिति के कारण? तो आप सभी कहते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा? एक पतला परत बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रूप में है तो आप कहेंगे एक अवक्षेप बनेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं चला? संगमरमर के रूप में जानते हैं। तो ये संगमरमर के निर्माण के चलते आपको विलयन का रंग कैसा दिखेगा? सर दुधिया दिखेगा। कैसा दिखेगा? दुधिया। और सर दीवारों में चमक आने का कारण, दीवारों में चमक आने का कारण क्या है? आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। अब दो छोटे छोटे रिएक्शन है कि सर कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है? कोयला का दहन है। कोयला में क्या होता है? कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। मेरे मित्र चूंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके वाटर बना ले रहा है। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से जल निर्माण का अभिक्रिया है, आप कहेंगे 2H2 + O2 2H2O। मेरे मित्र यहां देखो कि CH4 + 2O2 जल के क्या बना रहा है? CO2 2H2O प्लस ऊर्जा बना रहा है। तो याद रखना कि ये CH4 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। और रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी चीज अभिक्रिया कर रही है ऑक्सीजन से तो आप सभी कहेंगे गुरुजी उसका दहन हो रहा है। तो ये CH4 मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस। और कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, क्या कि प्राकृतिक गैस के दहन से निम्न में से किस प्रकार का उत्पाद बनता है? तो आप सभी कहेंगे प्राकृतिक गैस के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। क्या मिलता है हमें? ऊर्जा। किस रूप में? उष्मा के रूप में। फिलहाल के लिए ये दोनों समीकरण को आप किस रूप में देख सकते हो? आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में? संयोजन अभिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो कि यहां पे हमारा C6H12O6 ग्लूकोज है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? 6O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मेरे मित्र किसके उपस्थिति में? तो किसी न किसी एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है। तो ये क्या बना लेता है? 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। मेरे मित्र ये कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी याद रखना, श्वसन प्रक्रम है। श्वसन प्रक्रम है। अब एगो मेल देखो चला का मेल है कि यहां पे ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तब जाके ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। मेरे मित्र यहां क्या हो रहा है? तो यहां सर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ऊर्जा निष्कासित कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि सर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रम एक दूसरे का उल्टा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम और श्वसन प्रक्रम एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे? तो देखो यहां पे जो अभिकारक है वो इस रिएक्शन में प्रतिफल है, और यहां जो प्रतिकारक है ग्लूकोज और प्रतिफल है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो यहां पे क्या है गुरुजी? प्रतिकारक है। तो सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उल्टा श्वसन, या श्वसन प्रक्रिया का उल्टा आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। याद रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। प्राकृतिक गैस का दहन आप कहेंगे मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O प्लस ऊर्जा का निष्कासन करेगा। चलो आगे बढ़ो। देखो कि FeSO4 प्लस उष्मा ये क्या बना ले रहा है सर? Fe2O3। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है निम्न में से फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु गड़बड़ा जाते हैं, जबकि गड़बड़ाना नहीं है। फेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी Fe2O3 होगा। अब देखो ध्यान से कि इस अभिक्रिया में आपका SO2 भी बन रहा है,
ये SO2 भी बन रहा है मेरे भाई, इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और ये जो SO3 है इसको हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब याद रखना सवाल आपसे क्या पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि लोहा के विघटन से, चूंकि देखो यहां पे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या देख रहे थे कि दो प्रतिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल प्रतिफल बना रहा है। यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा सा अणु है और वो क्या कर रहा है, कई सारा प्रतिफल बना रहा है, कई सारे यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो मेरे मित्र ये क्या हो रहा है, टूट टूट करके ये सब बना रहा है, इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि ये क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। अब आप अभी सीख रहे हो कि फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेंगे और साथ ही Fe2O3 उत्पन्न करेगा। तो सवाल पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट के उष्मीय विघटन से निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है? आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। चलो आगे बढ़ो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये भी कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से आप कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग 2PbNO3 पढ़ते हैं और इसी को हम लोग लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और याद रखना कि लेड नाइट्रेट को जब ताप दिया जाता है तो ये क्या बना लेता है सर? लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है और साथ ही क्या रिलीज करता है? आप सभी कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि मेरे मित्र किस रंग का धुआं होता है? आप सभी याद रखना भूरे रंग का धुआं होता है, भूरे रंग का धुआं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्न में से किस भूरे रंग का फ्यूम्स प्राप्त होता है, धुआं प्राप्त होता है? आप कहेंगे सर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। मेरे मित्र ये दोनों ही रिएक्शन क्या है? आप सभी याद रखना फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। किसमें? फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। क्या सर AgCl का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूटना और सिल्वर ब्रोमाइड का सर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना क्या है सर? आप कहेंगे ये वैसे रिएक्शन है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्योंकि ये सूर्य प्रकाश से क्या हो रही है? आप कहेंगे सर टूट रही है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो रही है सर? 2Ag + Cl2 और 2Ag + Br2 में टूट रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन या प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसा मिल जाए कि सर 2AgCl सनलाइट में 2AgCl2 बना रहा है और पूछ ले कि किस में उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे फोटोग्राफी में। किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप कहेंगे सर प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया है। चला ध्यान दो कि यहां पे लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है सर? लोहा का सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो देखो कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जा रहा है तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। याद रखना कि अगर सवाल आपसे पूछ दे कि FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 + Cu बना रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप सभी कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कि यहां पे लेड सीसा कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और कॉपर अलग कर दे रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हम देख रहे हैं कि सीसा जो है ये कॉपर क्लोराइड से कॉपर को अलग कर दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा भैया? आप सभी कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना आप सभी कि CuCl2 को क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे कॉपर क्लोराइड ना पढ़ेंगे सर। और PbCl2 तो Pb लेड, क्लोरीन लगा हुआ है तो लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मामला खत्म। देखो Na2SO4 + BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 + 2NaCl बना रहा है। मेरे मित्र याद रखना ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया आप सबों को मालूम है कि आयनों के विनिमय के चलते होती है। मेरे मित्र यहां पे BaSO4 का कैसा अवक्षेप बनता है? याद रखना बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है,
तो जब आपको ऐसा अभिक्रिया दिखे जिसमें Na2SO4, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता हुआ दिखे, तो आप कहेंगे बेरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप प्राप्त होगा। मेरे मित्र ध्यान दो, यहां पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है सर, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड पढ़ते हैं। और चूंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जहां पे भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता हुआ दिखे, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर यही देखो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमको मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो यहां पे क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, बिल्कुल है। देखो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्या होगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्यों, क्योंकि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाता है। अब ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या बनेगा, आप सभी कहेंगे H2O। तो हाइड्रोजन का यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ध्यान दो कि यहां पे जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन अपचयन होगा। पूछा गया है, कई बार लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है कि बताइए कैसे हो गया। मेरे मित्र रिएक्शन आप सही से देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो मामला सॉल्व रहेगा हमेशा। लेकिन मसला क्या है कि हम लोग उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, तो हम सर अल बल अचरा कचरा सब पे फोकस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आ जाएगा। जबकि मैं आपको लिटरली बताऊं, आपके इस वीडियो को करने में हमें सर पहले तो पूरा बुक का जो मतलब कंटेंट है उसको छापना पड़ा, मतलब कह सकते हो कि छांटना पड़ा। जो चैप्टर है आपके क्लास 10th के 9th के, जहां से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिएक्शन मिल सके। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा सारे इक्वेशन को हमें इस बोर्ड पे सर रखने में लगा है, लिखने में लगा है। और मतलब आप समझो कि फिर हम आपको इसका क्लास करा रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं। तो मेरे मित्र अगर आप चीजों को सही वे में करोगे तभी वो बेहतर चीजें निकल के आएगी। और पूरे YouTube पे किसी के पास भी इतना फुर्सत नहीं है कि आपके लिए बैठ करके वो कंटेंट तैयार करें। सब कट कॉपी पेस्ट पे चल रहा है और आप सभी लोग भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। मेरे मित्र देखिएगा बहरहाल कि जिंक ऑक्साइड का तो यहाँ पे अपचयन हो गया। कार्बन का क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बना रहा है। ये भी हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। और हम यहां आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप कमेंट में बताना कि यहां मैग्नीज ऑक्साइड और जब 4HCl अभिक्रिया कर रहा है तो ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बना रहा है। तो आप बताओ कि इसमें से किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन किस पदार्थ का हो रहा है। आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर देना। आप आंसर करेंगे हम समझ जाएंगे कि आपने किसका आंसर किया है, क्योंकि केवल और केवल यही सवाल हम आपसे पूछे हैं। आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में, मैं यहाँ पे इसको राउंड कर दे रहा हूं मेरे मित्र, मैं इसको यहाँ पे राउंड कर दे रहा हूं, घेर दे रहा हूं। आपको ये बताना है भाई साहब कि ये जो मैंने घेरा लगाया है रिएक्शन में, इसमें किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल देखिए अगला रिएक्शन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक अभिक्रिया कर रहा है। अब मामला को समझो कि गुरुजी Na2ZnO2 हो जाएगा, नहीं। मामला ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। और ये जो जिंक है ये क्या है, सर धातु है। तो मेरे मित्र ये जो अभिक्रिया है ये सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर ले और सर आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाए। सभी धातु के साथ ये क्षमता नहीं। केवल जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब मेरे मित्र ये याद रखना, आप सभी ये याद रखना कि ये जो Na2ZnO2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। और
आपसे कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है, और आप कहते हैं हाय रो भाई, ये बात तो टीचर हमरा पढ़ेवे नहीं किया है। जबकि मेरे मित्र एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि Na2ZnO2 इज नॉन एज द सोडियम जिंकेट। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने क्यों बोला कि ये अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं है। मेरे मित्र आपने अभी जस्ट इसी सेशन में देखा है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो मन में आया होगा कि सर क्या धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मेरे मित्र करती तो है, लेकिन एक्सेप्शनली जब हम लोग जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या पाते हैं, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। जबकि सभी धातुएं क्षार के साथ यानी कि अल्कली बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट Na2CO3 HCl अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl H2O plus CO2। याद रखना कि ये Na2CO3 और ये NaHCO3 दोनों जगह अम्ल से अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ पे CO3 है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये NaHCO3 है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पे सोडियम धातु है और धातु के कार्बोनेट हैं, धातु के क्या है, कार्बोनेट हैं। या फिर आप बाइकार्बोनेट को भी देख रहे हो, तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भैया केकरा से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या करता है सर, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आप कहेंगे मामला क्लियर है गुरुजी, अब आगे बढ़िए। ये देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सवाल ऐसे बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो निम्न में से किस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। आप कहेंगे CaHCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चला जी, आप सभी याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और भैया ये क्या होता है, जल में विलयशील होता है, या आप कह सकते हो कि गुरुजी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 आपस में अभिक्रिया करके, आप कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप कहेंगे गुरुजी बेस, और ये यहाँ पे एसिड HCl, बेस और एसिड आप कहेंगे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और याद रखना, whenever we discuss about neutralization reaction we can say that sir here the acid and base reacted together to form salt and water, or such a type of chemical reaction where the salt and water are formed becomes a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जहां भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा लवण और जल बनेगा। मेरे मित्र याद रखना कि चूंकि अम्ल और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अभिक्रिया से NaCl बनता है, तो ये जो NaCl है इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और भैया ये याद रखना ये चीज कि साधारण नमक खाली नामेठो में है, साधारण नमक, ये साधारण नमक नहीं है, ये बहुत सारे उपयोगी पदार्थ जैसे कि आपका कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सर धोवन सोडा, और फिर आपका बेकिंग सोडा, इन सभी के लिए कच्चा पदार्थ है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, इन सभी के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। यहाँ पे साधारण चला हम गलती लिख रहे हैं का, अब जो भी हो सुधार लेना तुम लोग, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीज कि सर NaCl जो है वो क्या है, बहुत सारे रसायनों के लिए एक कच्चा पदार्थ के रूप में काम करता है। और HCl को क्या बोला जाता है सर, इसको लवणीय अम्ल बोला जाता है। HCl को क्या बोला जाता है, आप सभी याद रखना कि सर इसको लवणीय अम्ल बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला आगे है कि HX प्लस MOH। आप कहेंगे रिएक्शन तो हम पढ़वे नहीं किए हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो, हमने बात किसकी करा, हमने बात करा अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि भैया क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है।
अब जो क्षार है उसके साथ आप कहेंगे OH होगा, और जो अम्ल है उसके साथ H होगा, यानी कि जो एसिड होगा चला वो तो H प्लस आयन देगा ना जल में घुलने पर, और जो बेस होगा आप कहेंगे OH माइनस आयन देगा। तो राजा याद रखना यहाँ पे कि ये जो H है ये किसको बता रहा है सर, हाइड्रोजन आयन को बता रहा है, और ये OH आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोक्साइड आयन को बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लवण बनेगा वो हमारा किसका होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ जो लवण होगा वो MX होगा। ये क्या होगा, MX, मतलब इसको हम MX प्लस HOH लिख सकते हैं। और ये क्या है, याद रखना कि सर ये यहाँ पे हमारा अम्ल का काम कर रहा है, और ये हमारा यहाँ पे क्षार का काम कर रहा है। तो भैया मेरे इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण। तो मे भी अगर ऐसा मिल जाए आपको देखने तो हड़बड़ाना नहीं, किसको बताएगा, आप कहेंगे सर उदासीनीकरण अभिक्रिया को बताएगा, जहां MX लवण के रूप में काम करेगा, HOH है तो इसको H2O लिख सकते हैं, सर जल के रूप में काम करेगा, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलो NaCl जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि NaCl को जब आप क्या करते हो जल में मिला देते हो, जैसे कि घर में नमक है ओकरा आप जल में मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, तो सर इस पे आपको वैद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। और याद रखना कि NaCl और 2H2O के जलीय विलयन को, NaCl और 2H2O के जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन का घोल कहते हैं। जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना ब्राइन का घोल कहते हैं। और मेरे मित्र कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि ब्राइन के घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, आप कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। NaOH को हम लोग क्या पढ़ते हैं, चला सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है। मेरे मित्र चूंकि ये अभिक्रिया जो है विद्युत की उपस्थिति में हो रही है और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है, साथ में आपको एक क्षार भी मिल रहा है, याद रखिएगा इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी कि इसी अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कैथोड की जरूरत पड़ेगी, एनोड की जरूरत पड़ेगी, बोले तो कुल मिला के गुरुजी इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रोड के रूप में ही हम लोग कैथोड और एनोड को लेते हैं। याद रखना ये जो क्लोरीन गैस है ये आपको एनोड पर प्राप्त होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस आपको कहां प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। क्लोर अल्कली प्रोसेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाने वाला कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस निम्न में से किस पे प्राप्त होती है, आप कहेंगे एनोड पर, सर हाइड्रोजन आप कहेंगे कैथोड पर। अब देखो आगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब ये CaClO2 2H2O प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है। मेरे मित्र ये जो CaClO2 है इसी को हम CaOCl2 के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। और याद रखना यही हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा देखो ध्यान से यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे हो रहा है, तो सर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से हो रहा है। तो सवाल पूछा जाता है कि शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, आप कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो किसके अभिक्रिया से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के अभिक्रिया से। मेरे मित्र NaCl, H2O, CO2 और NH3 ये सब जब अभिक्रिया करते हैं, यानी कि साधारण नमक का जलीय विलयन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 दोनों को मिलाया जाता है तो ये NH4Cl बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या बन रहा है, NaSCO3, यानी कि इसी को हम लोग सर बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं।
तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखो कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो ये अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। तो बेकिंग सोडा जब भी बनेगा उसके लिए रिएक्शन यही होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इसको हम लोग अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया सोडा विधि कहते हैं, या इसी को हम लोग सॉल्वे मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग सॉल्वे मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे मित्र बेकिंग सोडा तो बन गया। अब बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। और याद रखना कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है यानी कि उष्मा दी जाती है तो सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जोड़े जाते हैं तो मेरे मित्र आपको क्या मिलता है, Na2CO3 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। हमेशा याद रखना कि जब भी धोवन सोडा का हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे क्या लिखेंगे, Na2CO3 10H2O। अकेले Na2CO3 को हम लोग क्या कहेंगे, धोवन सोडा नहीं कहेंगे। अकेले Na2CO3 क्या कहलाएगा, सोडा एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोडा एस। अब अगर सवाल आपसे पूछ ले कि वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, आप सभी कहेंगे वॉशिंग सोडा में Na2CO3 10H2O फॉर्मूला लिखा हुआ है और वाटर के साथ 10 मॉलिक्यूल्स है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। आगे मेरे मित्र ध्यान दो, कॉपर सल्फेट है ये, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, या हम लोग आम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। याद रखना कि सवाल पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन के जल कितने हैं, तो आप सभी कहेंगे कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं। कितने हैं, क्रिस्टलन जल के 5 अणु। FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट बोला जाता है और इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, आप सभी कहेंगे सर 7H2O लिखा हुआ है, तो क्रिस्टलन जल के 7 अणु है। कितने अणु हैं, 7 अणु है। ये चीज ध्यान रखना आप सभी। अब मेरे मित्र देखो CaSO4 हाफ H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे मित्र इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जानते हैं। इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जानते हैं, या इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के नाम से जानते हैं। जब ये वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं तब एक कठोर पदार्थ सर CaSO4 2H2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम, और मेरे मित्र इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसी को बोलते हैं। याद रखना कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आप कहेंगे जिप्सम बनाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो मेरे मित्र CaSO4 2H2O जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, इसको क्या किया जाता है, तो जब सर इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आपको CaSO4 हाफ H2O यानी कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से अभिक्रिया कराने पर आप कहते हैं सर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम प्राप्त होता है, और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सर POP प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और सर जो जिप्सम है आप कहेंगे इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। याद रखना कि सर 4Al जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करेगा Al2O3 बना लेगा, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है मेरे मित्र, उभयधर्मी, यानी कि इसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो कि यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जब आपका HCl के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करता है तो AlCl3 बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये ध्यान में रखना।
अब मेरे मित्र ध्यान दो कि जब ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब ये NaAlO2 बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान रखना, इसको हम लोग सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर NaAlO2। क्या कहेंगे? NaAlO2। मित्र आपका जो अगला है ध्यान दीजिएगा कि 2HGS किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? 3O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? ताप की उपस्थिति में। तो ये क्या बना रहा है सर? 2HGO और साथ ही साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो। तो पहला चीज आप सभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो 2HGS है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? सिनेबार के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ये जो सिनेबार है ये क्या है? पारा का अयस्क। सिनेबार क्या है? पारा का अयस्क। और मेरे मित्र ध्यान देना कि जब पारा के अयस्क सिनेबार को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट दिया जाता है तो ये HGO बनाता है। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ध्यान रखेंगे आप सभी कि जब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और हीट दिया जाता है तब ये क्या बना लेता है सर? पारा और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो याद रखना सिनेबार का फॉर्मूला आप कहेंगे सर HGS। ठीक है, इसको हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल सकते हैं या फिर सिनेबार। क्या बनेगा सर? आप कहेंगे गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और जब मेरे मित्र मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, आप सभी ध्यान रखना कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब आपको क्या मिलता है? आप कहेंगे पारा मिलता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से याद रखना कि Cu2O यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जब इसको कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है, इसको कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो आपको क्या मिलता है? कॉपर और SO2 गैस मिलता है। इसी तरीके से मेरे मित्र जब जिंक सल्फाइड, जहां पे भी S लग गया, सल्फर सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड और 2SO2 बनाता है। और मेरे मित्र जब जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है तो CO3 जहां रहेगा वो कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसी जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ अपचयित करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हो ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर जिंक सल्फाइड से जिंक को अलग करने की प्रक्रिया है। क्या है? जिंक सल्फाइड से जिंक को अलग करने की प्रक्रिया। तो याद रखना कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड बनाएगा, इसको ZnO को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर Zn मतलब जिंक, O ऑक्साइड। ठीक है, अब ये ZnCO3 है तो आप सभी याद रखना इसको हम लोग जिंक कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिंक कार्बोनेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट है कि Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है तब ये क्या बनाती है? 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और उष्मा रिलीज होगा। और मेरे मित्र इसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोला जाता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? तो आप सभी याद रखना, टूटे रेल की पटरी को, टूटे रेल की पटरी को जोड़ने में, रेल की पटरी को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी कहेंगे सर थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब कई बार मेरे मित्र क्या होता है कि आपसे साइक्लोहेक्सेन का सवाल पूछ लिया जाता है कि इसका अणुसूत्र क्या होगा? C6H12। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? C6H6। बस ये याद रखना है कि यहां साइक्लोहेक्सेन में जो कार्बन के मेरे मित्र 6 परमाणु होते हैं, जो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सभी सिंगल बॉन्ड में आपस में जुड़े रहते हैं। और इन प्रत्येक के साथ क्या होते हैं सर? 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन का क्या हो जाता है सर? संरचना सूत्र हो जाता है। तो कई बार साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र पूछ लेता है या फिर आपसे सर इसका अणुसूत्र पूछ लेता है।
तो साइक्लोहेक्सेन कहेंगे C6H12। संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये C6H6 है, इसमें याद रखना कि मेरे मित्र जो बेंजीन के परमाणु होते हैं, जो बेंजीन के परमाणु होते हैं वो टोटल 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये 6 परमाणु अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। और इसको भी हम लोग चक्रीय कार्बन के रूप में देखते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक के रूप में देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से क्या होता है सर, बेंजीन का संरचना सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि बेंजीन के संरचना सूत्र में कितने डबल बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आप कहेंगे अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ जुटा है, तो हम कहेंगे 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होता है। किसके, बेंजीन के संरचना सूत्र। ध्यान देना कि प्रोपेनॉन बहुत ही फेमस फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसका अनुसूत्र आप सिंपल C3H6O लिख सकते हो। संरचना सूत्र आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे 3 कार्बन में एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा होगा, बाद बाकी जो 2 कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हों। कई बार सवाल एल्केन के समान सूत्र को लेकर के भी रहता है, तो CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एल्कीन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो CnH2n, और एल्काइन के लिए बात करेंगे तो CnH2n-2, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे एक चीज, अगर आपसे एल्कील समूह का जनरल सूत्र पूछ लिया जाए तो मेरे मित्र एल्कील समूह को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी ये ध्यान रखना कि जब एल्केन से हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। और एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला आप CnH2n+1 कह सकते हो। क्या कह सकते हो, CnH2n+1। जैसे CH4 हो गया मीथेन और CH3 हो गया, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हमारा मेथिल हो जाएगा। C2H5 आप कहेंगे एथेन हो जाएगा, सॉरी C2H6 आप क्या कहेंगे, एथेन हो जाएगा। और C2H5 आप कहेंगे एथिल हो जाएगा। तो एल्कील समूह के लिए जो फंक्शनल जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+1 होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है कि कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। बेसिकली ये कार्बनिक यौगिक के दहन को बता रहा है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगी। और ये कोयले का दहन दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आप सभी याद रखना, ये कोयले के दहन को दर्शाता है, कोयले के दहन को दर्शाता है। अब मेरे मित्र ये देखो यहाँ पे कि ये C2H5OH है, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब मेरे मित्र ये क्या बना लेता है, CO2H2O+ उष्मा और प्रकाश रिलीज करता है। और इसीलिए तो मेरे मित्र शराब में आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि सर अल्कोहल जो है यह ईंधन के रूप में काम करता है और वायु मिल गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा प्रकाश उत्पन्न करेगा। मेरे मित्र कई बार ये सवाल पूछा जाता है। ये देखो कि C2H5OH है यानी कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल को क्या किया जाता है, जब सर क्षारीय KMnO4, इसको हम लोग KMnO4 को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 और उष्मा दी जाती है या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7+ उष्मा दी जाती है तो ये किस में बदल जाता है, CH3COOH। इसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, एथेनोइक अम्ल के रूप में जानते हैं। या मेरे मित्र इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। यानी कि इसी को हम लोग सर एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि अल्कोहल से एथेनोइक एसिड के निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्षारीय KMnO4+ उष्मा या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7+ उष्मा। तो अगर सवाल कहीं पे भी पूछा जाए कि अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे क्षारीय KMnO4 उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7+ उष्मा। नेक्स्ट मेरे मित्र ये वाला समीकरण क्या है, इसको याद रखना, इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसी को हम लोग हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, आप सभी को मालूम है
कि असंतृप्त कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़कर, हाइड्रोजनीकरण मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जोड़ना, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और मेरे मित्र जो वनस्पतिक तेल होते हैं उसको डालडा में किसके थ्रू बदला जाता है, सर इसी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के थ्रू बदला जाता है। यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये किसको बता रहा है, असंतृप्त कार्बन यौगिक को। किसको बता रहा है, असंतृप्त कार्बन यौगिक को। और ध्यान देना कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो संतृप्त कार्बन यौगिक होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो असंतृप्त होगा उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सर असंतृप्त कार्बन यौगिक को संतृप्त करने के लिए जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, सर हाइड्रोजनीकरण। ध्यान रखना, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हमारा निकेल होगा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे निकेल। असंतृप्त कार्बन यौगिक को संतृप्त कार्बन यौगिक में बदलने हेतु हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया आप कहेंगे हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला देखिएगा मेरे मित्र, आपका है कि CH4 जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सर सनलाइट यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्या बना लेता है, सर CH3Cl बना लेता है। क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है। तो याद रखना कि मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके CH3Cl तभी बनाएगा जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो। तो कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि मीथेन क्लोरीन के साथ निम्न में से किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर CH3Cl बनाता है, आप कहेंगे सनलाइट के साथ, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर CH3Cl बनाता है। मेरे मित्र नेक्स्ट है कि सोडियम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रही है, क्योंकि ये C2H5OH क्या होगा, अल्कोहल। तो सोडियम जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, आप सभी याद रखना, ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। ये जो आपका फॉर्मूला है CH3CH2ONA, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, ये ध्यान में रखना। तो जब आपका सोडियम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तब ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र CH3CH2ONA होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र याद रखेंगे कि C2H5OH, आप कहेंगे गुरुजी फिर से ये अल्कोहल ही है। तो अल्कोहल को जब हमें CH2 और CH2 डबल बॉन्ड है तो आप सभी कहेंगे ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है, बेसिकली ये C2H4 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग इथीन कहते हैं। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान रखना कि अल्कोहल से इथीन बनाने की प्रक्रिया में हम किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे सर H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे H2SO4 किसके रूप में कार्य करता है, निर्जल कारक के रूप में कार्य करता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि अल्कोहल से इथीन के निर्माण में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग निर्जल कारक के रूप में किया जाता है, आप कहेंगे सर सांद्र H2SO4 का उपयोग यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि जल को निकालने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। किस प्रक्रिया में, अल्कोहल से इथीन बनाने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट मेरे मित्र CH3COOH, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा एथेनोइक एसिड हो गया, ये हमारा CH3COH है, तो क्या हुआ, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब मेरे मित्र ये तो हमारा एथेनोइक अम्ल हो गया। CH3CH2OH, आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि C2H5OH यही होगा हमारा। तो मेरे मित्र जब एथेनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करती है तब ये क्या करती है, सर एस्टर का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर इस प्रक्रिया को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। याद रखना, इस प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आप कहेंगे एथेनोइक अम्ल जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सर एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, और इसी प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान दो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3COH के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, CH3COH के साथ, यानी कि जो आपका क्षार है वो एक एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आप कहेंगे लवण और जल बनेगा। किसका लवण, तो सर ये क्षार जो है ये सोडियम का क्षार है, तो आप कहेंगे CH3COONA। इसी को मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं।
सोडियम एसीटेट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग सोडियम एथोनोएट के रूप में जानते हैं। सोडियम एथोनोएट के रूप में जानते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान रखेंगे क्या कि सर CH3COONA को हम लोग सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथोनोएट के रूप में जानते हैं। और कई बार सवाल ये पूछा जाता है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से सोडियम एथोनोएट का सूत्र है, तो आप सभी कहेंगे CH3COONA, सोडियम एथॉक्साइड CH3CH2ONA। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी इसको ध्यान में रखना। और मेरे मित्र, कुल मिलाकर के आपके पूरे केमिस्ट्री में इतने इक्वेशन हैं, और जो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो सभी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि अगर आपके एग्जाम में सूत्र और समीकरण से सवाल पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए इसका पीडीएफ आप सभी संभाल के रखिएगा। और अगर आप में से कोई भी छात्र अभी भी एनसीईआरटी नहीं कर पाए तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 18 से 22 अक्टूबर तक, सॉरी 18 से 22 नवंबर तक, हम अक्टूबर कह रहे हैं, चला 18 से 22 नवंबर तक साइंस क्रांति यानी कि एनसीईआरटी 9th and 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच और मिशन 2025 बैच आप सबों के लिए सर 199 में अवेलेबल है और साथ ही साथ 299 में अवेलेबल है। बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।